देखो सबसे पहले स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी सोने सा शहर। स्वर्ण नगरी मतलब सोने सा शहर। दुर्गम। दुर्गम क्या होती है? मुश्किल। पाषाण पत्थर। वहां पर बताया गया था ना कि पत्थर जो है वो इतने चमकीले, सूर्य की जो किरणें हैं वो उनके ऊपर पड़ रही थी और वो इतने चमक रहे थे, सोने की तरह वो जो है चमक रहे थे। ठीक है। उसके बाद में देखो, नक्काशी, पत्थर पर की गई कारीगरी। पोल, बड़ा द्वार। पोल क्या होता है? बड़ा द्वार। आपने देखा होगा कि जो महल, बड़े बड़े महल होते हैं, वहां पर जो है पोल होते हैं। पोल पोल क्या होते हैं? पोल माने बड़ा द्वार जो होता है, जो रास्ता होता है, जो जिसका राजा महाराजाओं के क्या होता था, बड़ा द्वार हुआ करता था, उसे पोल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोल। प्रतिमाएं। प्रतिमा क्या होती है? प्रतिमा किसी की मूर्ति होनी है। आपने पढ़ा होगा, अभी आजकल पेपर में भी आता है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है वहां पर देखी गई। तो प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां। आस्वादन, स्वाद लेना। रुख, मुंह और दिशा, दोनों बन सकते हैं, आप एक याद कर सकते हो। तो चलो एक बार दोबारा से करते हैं। स्वर्ण नगरी सोने सा शहर। दुर्गम, मुश्किल, पाषाण पत्थर, नक्काशी, पत्थर पर की गई कारीगरी। पोल, बड़ा द्वार, प्रतिमाएं, मूर्तियां। आस्वादन, स्वाद लेना। आस्वादन मतलब स्वाद लेना किसी चीज का। आप कहते हो ना कि कोई भी चीज, अच्छी वाली चीज खा लेते हो तो उसका स्वाद लेकर, हमें कोई चीज अच्छी लगती है खाने में तो हम उसका स्वाद ले लेकर खाते हैं, तो वो स्वाद लेना। रुख, मुंह या दिशा। चलिए अब कठिन शब्द देखते हैं। पश्चिमी। अब इनको बोलना सीखना जरूरी है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, आप अपने घर पर बैठे इसको मेरे पीछे पीछे बोलो, ताकि आपको बोलना आएगा। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अगर हम बोलने में हमारा उच्चारण गलत होगा तो हम उस शब्द को, उस वाक्यांश को गलत लिखेंगे। अगर हम सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग, चप्पल होती है, च आधा प, प ल द्वित व्यंजन आता है चप्पल में, है ना। और कई लोग उसको क्या बोलते थे? चंपल। तो ये अनुस्वार की ध्वनि आ गई, तो ये रॉन्ग हो गया। जैसे साइकिल, होता तो साइकिल है, पर कई लोग उसको क्या बोलते हैं? साइकिल। तो जब हम बोल ही गलत रहे हैं, हम उच्चारण गलत कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे भी गलत। तो हमें उच्चारण सही करना है। तो चलिए अब देखते हैं हम उच्चारण में कठिन शब्द। पहला हमारा है पश्चिमी, सेकंड स्वर्ण नगरी, अंगूठे, कलात्मक, झरोखों। अब यहाँ पे देखो आया कलात्मक। तो जो आधा वर्ण होता है उस पर हम दबाव देते हैं, और जब किसी वर्ण पर दबाव दिया जाता है मतलब कि वह आधा है। जैसे चम्मच। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखो, किला किस पहाड़ी पर बना हुआ था? तो हमने जैसलमेर की सैर करते हुए हम किले पर पहुंचे थे, और वह कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ था? किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ था। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अगला प्रश्न हमारा क्या होता है? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो जैसलमेर दुर्ग का निर्माण महारावल राव जैसल ने करवाया। अब आप लोग कल मुझे बताएंगे कि बीकानेर में जो जूनागढ़ है उसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो कल इस चीज को, आज हमने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महारावल राव जैसल ने करवाया। अब बीकानेर में जो जूनागढ़ है उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, वो आप लोग मुझे बताओगे। आपका गृह कार्य है ये। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गड़ीसर, गढ़सीसर नहीं है ये। ठीक है, गड़ीसर। गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का क्या नाम है? गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का नाम मुक्तेश्वर मंदिर है। गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का क्या नाम है? गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का नाम मुक्तेश्वर मंदिर है। प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। तो यहाँ पर आपको कॉपी के अंदर जब आप ये वर्क करते हो तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप चारों जो है वो ऑप्शन लिखोगे और उसके बाद में आंसर दोगे। आप सीधा उसका उत्तर लिख सकते हो। कि जैसे कि मान लीजिए प्रश्न है, दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या है?
अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे इसमें, क्योंकि आप क्रमाक्षर छांटकर जो है लिख रहे हो। तो गणेश पोल, सूरज पोल, अक्षय पोल, हवा। तो दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या था, जिसे हम पोल बोलते हैं? प्रथम द्वार अक्षय पोल। क्या नाम था? अक्षय पोल। ठीक है, तो सीधा उत्तर भी आप इसको लिख सकते हो। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज है। बुर्ज किसके लिए होते थे? जो दुर्ग बने हुए होते थे, जो किले बने हुए थे, उनकी मजबूती के लिए, है ना। जैसे पिलर जो होते हैं उन्हें ही बुर्ज कहते हैं ना। तो जो स्तंभ होते हैं, तो दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज थे? 9 थे, 19 थे, 99 थे, 89 थे। अब आपको पता है कि 99 किसको बोलते हैं? 99 को। 99 किसको बोलते हैं? 99 को। तो 9 थे, 99 थे, 19 थे, 89 थे। कितने थे? 99। ठीक है, उसके बाद में आप देखो, शक्ति स्थल स्थित है। कहाँ पर था शक्ति स्थल? जहां पर हमारी जो है हमने बताया कि देशभक्ति की जो है वो भावना आ गई थी वहां पर। ऐसा शक्ति स्थल कौन सा था? पोखरण में। कहाँ पर था? पोखरण में। अब अगला प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो, विश्व के किसी भी शहर में से मेल नहीं खाती। विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। क्या नहीं खाती? स्वर्ण नगरी। ओके, समझ में आ गया ये बात कि रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती स्वर्ण नगरी। किले की सड़क पर भी पत्थरों की बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पत्थरों की बनी हुई है। वहां ऊंट की सवारी ने बहुत किया, रोमांचित किया। सेल्वी गांव स्थित कदली वन धाम के दर्शन किए। देखो, जहां पर भी आप लोग अंडरलाइन करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करोगे तो आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो पहले में स्वर्ण नगरी, विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। क्या नहीं खाती? स्वर्ण नगरी। किले की सड़क भी किसकी बनी हुई है? पत्थरों की बनी हुई है। वहां ऊंट की सवारी ने बहुत किया, रोमांचित। सेल्वी गांव स्थित कदलीवल धाम के दर्शन किए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है? जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ लोगे, और हमेशा आप याद रखो बेटा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप पढ़ते हो तो आपका हथियार क्या होता है? अगर मान लो आपके ऊपर कोई वार कर देता है, तो आप अपने हाथ पैर तो नहीं चलाओगे ना अपने को बचाने के लिए। राजा महाराजाओं में जब युद्ध होता था तो वो हथियार लेके जाते थे, और हथियार से जो है युद्ध करके अपनी जान बचाते थे, या अपने देश की रक्षा करते थे, है ना। सैनिक जैसे बंदूक लेके जाता है, बम गोले होते हैं, तभी तो रक्षा करते हैं। वैसे ही आप लोग जब अपनी पुस्तक को पढ़ते हो तो आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल आपका हथियार होता है ना। उस हथियार के आप जितनी ज्यादा उसका उपयोग करोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पाओगे। तो देखो, यहाँ पर जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है? जैसलमेर के सम के धोरों में रेत का अथाह समंदर जो है स्थित है। प्रश्न नंबर 2, जैसलमेर दुर्ग का नाम लिखिए। तो जैसलमेर दुर्ग का क्या नाम था? त्रिकुटगढ़। ठीक है। प्रश्न 3, जैसलमेर किले में स्थित दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो अब जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो प्रश्न उत्तर तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में भी कर सकते हो। जैसलमेर किले में रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर तथा लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। प्रश्न 4, इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमने पढ़ा था ना पटुओं की हवेली, तो क्यों कहते हैं हवेलियों और झरोखों की नगरी? तो देखो, इसे हवेलियों और झरोखों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियां दर्शनीय हैं। इनके झरोखों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है। अभी आपको, आप जैसलमेर नहीं जा सकते हैं तो आप बीकानेर की जो हवेलियां हैं,
आप शहर की तरफ जाओ, वहां पर रामपुरिया जो हवेलियां हैं, वो हवेलियां देखो, तो इतनी सुंदर, हमारे बीकानेर में भी इतनी सुंदर सुंदर हवेलियां हैं, है ना। तो यहाँ पर पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियां दर्शनीय हैं। इनके झरोखों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है। जब आप जैसलमेर घूमने जाओगे तो ये सारी हवेलियां देख करके आओगे। चलिए प्रश्न नंबर 5, स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं। दर्शनीय स्थल जो देखने घूमने लायक घूमने वाले होते हैं, तो स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थल अत्यंत कलात्मक है। इनके पत्थरों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, मतलब मूर्तियां बनी हुई हैं। हवेलियों और झरोखों पर लाजवाब नक्काशी की गई है। नक्काशी क्या होती है, मैंने कल आपको बताया, जो कलाकृति की हुई होती है, जो उभरी हुई होती है ना। दुर्ग के पत्थर स्वर्ण की भांति चमकते हैं। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं जो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। आसपास अनेक मंदिर व सम परिस्थित रेतीले दोनों का आनंद अभूतपूर्व है। चलिए अब व्याकरण में आते हैं। व्याकरण की बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है हमारे चैप्टर में, इस पाठ में किले को दुर्ग भी कहा है। आप भी निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। एक शब्द को जब हम अन्य नाम से मानते हैं तो वो पर्यायवाची होते हैं, पता ही है आपको। जैसे आग अग्नि, है ना, नभ आकाश, आसमान, इस प्रकार से। तो यहाँ पर किले को दुर्ग कहा गया, तो एक पर्यायवाची शब्द हमने देखा। तो हम और भी ले सकते हैं, पाषाण पत्थर, पाहन, तालाब, सरोवर, तड़ाग, बगीचा, उपवन, उद्यान, मंदिर, देवालय, देवस्थान। समझ में आ गया। चलिए पाठ में आए मुहावरों की सूची बनाइए। जब हमने पूरा पाठ पढ़ा तो हर कहीं कहीं पर हमें मुहावरों का भी प्रयोग था। जैसे कि सुंदरता, वहां की सुंदरता को देख करके, वहां के धोरों को देख करके दांतों तले अंगुली दबा ली थी, मतलब आश्चर्यचकित वाली बात थी, है ना। कहीं कहीं जब हम पोखरण गए थे तो वहां का शक्ति स्थल देखा तो सीना जो है वो गर्व से फूल गया। यादें ताजा करना, जीवन दुर्गम बनाना, मेल नहीं खाना, सौंदर्य बिखेरना। तो इस प्रकार से हमने हमारे पाठ में मुहावरे जो है पढ़े थे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई मिलता है तो आप अपने कॉपी के अंदर लिखेंगे। तो आपको प्रश्न उत्तर जो है वो समझ में आ गए होंगे। और एक बार आप पाठ को दोबारा से अच्छे से पढ़ो तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न बोलोगे और आपको उत्तर याद हो जाएंगे। तो किसी भी कार्य को अच्छा बनाने के लिए हमें उस कार्य को अच्छे से पूरा उसके ऊपर उसकी मतलब उस पर रीड कर लेना चाहिए। जब हम पूरा सा अच्छे से उसका अध्ययन कर लेते हैं तो हमें वो अपने आप ही याद हो जाता है। जैसे देखो आपको कहीं जाना है, अभी तो हमें गूगल जो है वो सब कुछ बता देता है ना। हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें गूगल से पता कर लेते हैं कि हमें कौन सा रास्ता है, कैसे है। पर पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। पहले क्या होता था, पहले तो हर चीज को समझना पड़ता था, सीखना पड़ता था। जैसे समय ले लो, पहले के समय में क्या होता था, हम लोग जब समय देखते, पुराने जो लोग होते थे, घड़ियां नहीं होती थी, है ना। कोई समय देखने के लिए कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई घड़ी नहीं होती थी। पर वो दिन, दोपहर, शाम, सुबह, मतलब आसमान की जो गतिविधि होती है, प्रकृति की जो गतिविधि होती है, उनको देख करके समय बता देते थे कि अभी शाम होगी, अभी ये समय हो गया है। तो इस प्रकार से उन्हें समय का आभास हो जाता था। तो हमें भी किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए उसका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो आने वाली जितनी भी विकट परिस्थितियां होती है उनसे हम घबराते नहीं है। तो आप लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर याद करने के लिए अच्छे से एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लोगे तो आपको एकदम अच्छे से ये चैप्टर के प्रश्न उत्तर जो है वो याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हमारा जो पाठ 14 है, स्वर्ण नगरी की सैर, वो पूर्ण हो गया है। तो अब हम विराम देते हैं अपनी वाणी को, पर उसके साथ अब आप अपना जो होमवर्क है वो भी कंप्लीट कर लीजिए। जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो हमारा जो काम है पढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी। तो सब बच्चे अपना काम भी पूरा करेंगे और चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे।